खबरी 24/7 से मैं नवीन गिरी। ये रक्सौल के नागा रोड में सरिस्वा नदी बचाओ अभियान के कार्यक्रम के तहत यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं। उनकी अध्यक्षता डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा कर रहे हैं और यहाँ पे आज साड़ी वितरण का भी प्रोग्राम है। सरिस्वा नदी बचाओ आंदोलन आपने स्टार्ट किया, ये कब से चालू हुआ है? 2010 से हमने सरिस्वा नदी को बचाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। यह छठ का ही समय था जब छठ व्रती नाक पर रुमाल रख करके और नदी के अंदर खड़े थे और अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। उस वक्त मेरे मन में आया कि सब कुछ बेकार है, अगर इस नदी को प्रदूषण मुक्त नहीं किया गया तो हजारों लोग मर जाएंगे इस नदी के प्रदूषण के कारण। आपने इसके लिए लिखित में कहाँ ये संज्ञान दिया है? लिखित में तो अनेकों बार भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पर्यावरण मंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या नेपाल के पर्यावरण मंत्री, और उसी का परिणाम है कि जो कुछ भी कार्यक्रम हुआ है और कार्यक्रम नेपाल में नेपाल सरकार ने किया है या भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया है, उसी का परिणाम है कि ये सब कुछ भी संभव हो पाया है। और नेपाल सरकार ने स्वीकार किया है कि हम अति प्रदूषित नदी के जल को अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन कर भारत में भेज रहे हैं। अभी एक चीज मुझे बताया जाए, जब तक लेटेस्ट अपडेट बताया जाए अभी तक क्या हो पाया है इसके विषय में? अभी तक यही हुआ कि नेपाल सरकार ने एक कमेटी बनाई थी 10 लोगों की। उन 10 लोगों ने 40 उद्योगों को इसके लिए दोषी ठहराया और 40 उद्योगों में से 13 उद्योगों को उसने डिफॉल्टर घोषित किया। इसके लिए उस पर फाइन लगाया और फाइन वसूला गया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो बैठना चाहिए था उनके अंदर वो नहीं बैठा। और आज परिणाम क्या है कि एक भी उद्योग के अंदर, जो चमड़ा उद्योग था, वो यूरोपियन कंट्री ने मना कर दिया कि हम किसी भी चमड़े के उद्योग से हम चमड़ा नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए। यूरोपियन कंट्री ने पैसा दिया, वो लगाए, लेकिन लगा हुआ है उनके अंदर, लेकिन पैसे के अभाव में उसका भी उपयोग नहीं करते हैं। बाद में ये हुआ था कि जो ये ट्रीटमेंट प्लांट जो लगने की बात थी, 2 नदियां जो हमारे यहाँ इधर की तरफ जो आती हैं, जो रक्सौल को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, इन जगहों पे हुआ था कि मशीन को लगाया जाएगा जिससे प्यूरिफाई किया जाएगा। कुछ ऐसी बातें हुई हैं? देखिए, ऐसी बात, इसमें 10 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया था और लेकिन नेपाल सरकार ने उसका भी उपयोग नहीं किया और इस कारण से वो काम नहीं हो पाया। लेकिन नेपाल सरकार ने अरबियन में जो बैंक है उसके पैसे से एक इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करेगा, जो सुंदरपुर के ठीक पीछे लगा हुआ है। तो उससे कुछ असर नहीं हुआ क्या? कोई खास नहीं। आप तो देख रहे हैं नदी जहरीली, एकदम गंदी और काली दुर्गंध युक्त बह रही है और सारे लोगों को प्रभावित कर रही है। तो सरकार तो एनडीए की यहाँ भी है। जब एनडीए की सरकार है, आप लोग चाहे तो इस चीज़ को काम को करा सकते हैं इजीली। ये तो बिल्कुल सार्थक बात कर रहे हैं कि ये करा सकते हैं, लेकिन नेपाल सरकार के उद्योगपतियों का ये कहना आपका कहाँ तक, क्योंकि नेपाल सरकार हम लोग से क्या, इंडिया से बहुत बड़ी हो गई, हमारी बात को नहीं समझ पा रही है छोटी छोटी मुद्दों को। ये इसलिए कि ये नेपाल सरकार भारत सरकार को कई मुद्दों पर झुकाने का प्रयास करती है और कहती है कि ये विस्तारवादी काम करने के लिए सोच रहे हैं और हमको दबाना चाहते हैं, हमारे उद्योगों को बंद करना चाहते हैं। इसीलिए हमारी लाचारी है और हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भारत सरकार की बातों को नेपाल सरकार स्वीकार करेगी। नेपाली जनता जब आंदोलन करेगी, नेपाल सरकार झुकेगी और उसके बाद हमारी मांगे पूरी होगी। जो साड़ी वितरण का प्रोग्राम है, यहाँ सबसे पहला शुरुआत हुआ था चंदन कुशवाहा जी से, तो उनसे जानते हैं ये कब आपने चालू किया था? लगभग 2010 में। ये कैसे आपके दिमाग में आया ये काम करना चाहिए? ये जी, हमने देखा यहाँ छठ होता था, हम लोग देखा कि बहुत गरीब तबके के लोग थे जो मतलब कि पहले का वस्त्र पहन के आते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना जितना हो सके उतना ही में अपना जो उस लायक था 5 ही हम जितना क्षमता था उतना दी। आपकी लगभग उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र अभी 32 वर्ष होगी। देखिए, ये जानकारी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस तरह की सोच रखने वाला इंसान 2010 से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी उस समय आपकी एज लगभग 22 साल होगी। 22 साल जी, 22 वर्ष थी। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना अच्छा सोच कम से कम आपके दिल में आया, आपने उसमें काम को किया, ये बहुत ही सराहनीय काम है।